चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द सेंस, जो सोडियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया, जिस कारण से डीपोलराइजेशन हुआ, जो इनिशियल पोलैरिटी थी माइनस, वो रिवर्स होके प्लस की तरफ जा रही है, सो उसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, इस सिंपल से कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा था कि अंदर, यानी पहले तो हमने कार्डियोमायोसाइट ड्रॉ करके देखा था। हमने देखा ये क्रॉस सेक्शन में देख रहे थे कि जिसमें सिंगल न्यूक्लिया है और आजू बाजू मसल, समझो ये सिंगल न्यूक्लिया इन द सेंटर है, आजू बाजू मसल फिलामेंट्स मायोफाइब्रिल्स बंडल्स में प्रेजेंट है ना, विच आर सराउंडेड बाय व्हाट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम along with the bundles of muscle filament will run parallel to each other throughout the length ना, throughout the length ऐसे चलते रहेंगे, will run parallel to each other throughout the length. बीच में इसके कौन है, ये मसल फिलामेंट के बंडल है, इस तरीके से ये चलते रहेगा, बीच में मसल फिलामेंट के बंडल लेके ये बीच में चलते रहेगा। ऐसे सारे के सारे मायोफिलामेंट चल रहे थे। फिर हम लोगों ने इसी चीज को ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा हुआ था ना। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में मुझे क्या दिख रहा था, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर मैं देखूँ, आई ड्रॉ इट हियर ओनली, या कीप इट हियर, ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज व्हाट, सार्कोलिम्मा, along with what, finger like projection inside called as T-tubules, है ना। ये ऐसे दिखेगा, यहाँ पे T-tubules रहते हैं ना अंडर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कनेक्शन किसके साथ बनाते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के साथ बनाते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ। यहाँ पे आपको T-tubules नजर आ रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे। तो ये T-tubules है और अंदर क्या था आपका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट आफ्टर sarcolemma there is what, sarcoplasmic reticulum, and this sarcoplasmic reticulum is nothing but storehouse of calcium. This sarcoplasmic reticulum is storehouse of calcium, है ना। और इस टी ट्यूब्यूल पे, यानी आपके सार्कोलिम्बल पार्ट ऑफ टी ट्यूब्यूल पे कौन से कैल्शियम चैनल थे, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, यहाँ पर कौन से थे, एल टाइप के कैल्शियम चैनल होते हैं ना, L type of calcium channel. And what is the name of calcium channel present on sarcoplasmic? T type of calcium channels, है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे थे। आपने देखा कि जैसे कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा मतलब अपने एक्शन पोटेंशियल सीखा हुआ है, एट व्हाट वोल्टेज कैल्शियम चैनल, दैट इज एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल विल ओपन, -40 मिलीवोल्ट के ऊपर कैल्शियम जैसे अंदर आएगा, ये इनकमिंग कैल्शियम, ये इनकमिंग कैल्शियम, कैल्शियम अंदर आ रहा है, दिस इनकमिंग कैल्शियम विल बी इन कांटेक्ट विथ व्हाट, आते ही किसके कांटेक्ट में आएगा, टी ट्यूब्यूल के। और टी ट्यूब्यूल को ही दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम सेंसिटिव या कैल्शियम डिपेंडेंट चैनल्स। तो ये खुल जाएंगे और इसके अंदर भी अगर कोई कैल्शियम है जो कि स्टोर हाउस है कैल्शियम का, कौन, आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कैल्शियम बाहर आना शुरू हो जाएगा। सो ऑल द वे योर सेल हैव नाउ कैल्शियम, ऑल द वे योर सेल हैव कैल्शियम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू, समझ रहे हो। अब भैया इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नीचे क्या थे, तो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट है, ये व्हाइट समझो आपके एक्टिन है ना, बस उसी को अल्टरनेट कौन से रहेंगे, समझो ये रेड वाले आपके मायोसिन के फिलामेंट है, अल्टरनेटिंग विथ व्हाट, योर एक्टिन फिलामेंट, देयर आर व्हाट, मायोसिन फिलामेंट अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं। दिस इज अगेन योर मायोसिन, अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको याद आ रहा है तो इससे कुछ बैंड बनते थे, कुछ याद आ रहा है, कुछ नाम याद आ रहे हैं बैंड्स के, कैसे बैंड बनते थे, आई बैंड, ए बैंड बनते थे, कुछ लाइंस भी बनती थी, हाँ जेड लाइन। चलो देखते हैं क्या होता है, नाउ वी आर मूविंग टू दिस पार्ट कि होता क्या है। तो समझो दीज आर व्हाट, योर एक्टिन फिलामेंट, these are again say actin filament, this is say your myosin filament, this is say your myosin filament, this is again myosin filament. So जो clear cut band बन रहा है because of actin only, because of actin only, that will be called as I band. इसे कहते थे I band कहते थे ना, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक होता है इसलिए I band कहते हैं।
वेयर एज जो बैंड बन रहा है बिकॉज ऑफ एक्टिन प्लस मायोसिन, इन दोनों से बनने वाले बैंड को, इसके इसमें एक्टिन भी आ गया और मायोसिन भी आ गया, इसे कौन सा बैंड कहते थे? ए बैंड, जो कि थिक होता था, है ना। ए बैंड इज थिक, वेयर एज आई बैंड जो होता है वो थीन होता है ना। एक्टिन्स आर थीन, मायोसिन आर थिक, है कि नहीं? ये डिफरेंस होता है कि नहीं? सो ऐसे इधर ए बैंड, आई बैंड, अगेन देयर विल बी व्हाट? I band, again there will be what? A band. So this way there will be what? Again say, here it is, again it's coming what? Your which band? This much is your I band. Again that will be overlapped by what? A band. है ना? इस तरीके से अल्टरनेटिव बैंड्स बन रहे हैं एंड कलर आर चेंजिंग हियर ना, लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क कलर. सो दीज आर लाइक स्ट्राइएशंस. These are striation, पट्टे पट्टे की तरह नजर आएगा striation, alternating striation of light color and dark color, and that's why our cardiac muscle is striated one, and that's why our cardiac muscle is striated one, though it is visceral muscle. Otherwise visceral muscles are non-striated, skeletal muscles are striated, but here cardiac muscles, though it is visceral muscle, it is striated one. ये समझ में है आप लोगों को? ठीक है. तो एक्टिन फिलामेंट के बीच की लाइन को क्या कहते थे? एक्टिन फिलामेंट की ये समझो, दिस इज एक्टिन फिलामेंट ना. एक्टिन फिलामेंट की ये सेंटर लाइन, आई विल जस्ट ड्रॉ विथ अनदर कलर. ये सेंटर लाइन ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? जेड लाइन. क्या कहते थे? जेड लाइन कहते थे, है ना. जेड लाइन कहते थे. और बस इन दो जेड लाइन के बीच में ही कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है. And this unit of contraction, मतलब ये actin filament from its center, है ना, will come closer to each other, एक दूसरे के पास आने वाले हैं ऐसे सेंटर की तरफ. And this is called as what? Sarcomere, which is unit of muscle contraction. Unit of muscle contraction is sarcomere, the central portion of your what? Actin filament, है ना, जो कि Z line होता है, Z line. ऐसे दो जी लाइन यानी दो एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के पास आने वाले हैं, इस जोन में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है. ये दो आने वाले एक दूसरे के पास, समझ रहे हो? कैसे आने वाले देखते हैं. जैसे अभी आपका मायोसिन है, यहां से ब्रेक कर रहा हूं इसे, ये आपका मायोसिन है. तो दिस इज व्हाट? हेड होते हैं उसे मायोसिनिक हेड्स होते हैं ना, है कि नहीं? मायोसिनिक हेड्स. इस मायोसिन के पास क्या है? हेड है, हेड, है कि नहीं? बराबर है. तो अब इसे हमें समझना है कि किस तरीके से होने वाला है. तो पहले हम देखेंगे आपके एक्टिन का एक्चुअल स्ट्रक्चर समझने की हम कोशिश करते हैं. हम पहले कोशिश करते हैं एक्टिन क्या है. तो समझो ये एक्टिन को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखो तो पॉलीमर से, यानी दो चेन, पॉलीमरिक चेन होती है ना. अगर इसमें पॉलीमरिक बोल रहा हूँ तो चलो ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाता हूँ. लाइक दिस मेनी मोनोमर्स आर कनेक्टेड, ऐसे कई मोनोमर कनेक्ट होते हैं. हेलो हेलो हेलो, यस. इस तरीके की पॉलीमरिक चेन तैयार होती है कि नहीं? कई मोनोमर कलेक्टेड है, कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म पॉलीमरिक चेन लाइक दिस. समझ रहे हो? तो दो पॉलीमरिक चेन से बना हुआ होता है विच आर हेलिकली रैप्ड अराउंड ईच अदर. टू पॉलीमरिक चेन विच आर हेलिकली रैप्ड अराउंड ईच अदर. इस तरीके से दो चेन से बना हुआ होता है, जैसे कि डीएनए होता है ना, वैसे, है ना. इसके दो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन. देखो किसके? एक्टिन के दो रेगुलेटरी प्रोटीन, एक होता है ट्रोपोनिन, से आई एम ड्राइंग विद येलो कलर. ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से हियर इट इज प्रेजेंट ट्रोपोनिन, है ना. ट्रोपोनिन यहाँ प्रेजेंट है, समझो ट्रोपोनिन, है कि नहीं? ट्रोपोनिन के भी तीन सब. अब ट्रोपोमायोसिन पहले ड्रॉ करते हैं. तो समझो ये ग्रू टू ग्रू, यहाँ पर ये ट्रोपोमायोसिन में ग्रू कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये चेन ट्रोपोमायोसिन एंड दिस इज ट्रोपोनिन. दिस इज व्हाट? ट्रोपोनिन. बराबर.
So tropomyosin and troponin are two regulatory protein of actin. Remember this thing. Now say this troponin की तीन सब यूनिट है. तीन सब यूनिट अगर मैं ड्रॉ करूं ट्रोपोनिन के TIC, what are three सब यूनिट? TIC. I is attached to actin. The I part is attached to actin. Say if I am drawing here it like this. Say this I is attached to actin. है ना? I is attached to actin. C will bind to calcium. C will bind to calcium. है ना? And T is attached to tropomyosin. T is attached to tropomyosin. Tropomyosin. So there are three subunits of troponin. TIC. है ना? So what is attached to actin is I subunit. What is attached to tropomyosin? It is T unit. And what is going to attach to calcium is what your C subunit. तीन subunits है ना? अगर मैं यहाँ किसी एक में ड्रॉ कर दूं इसमें समझ लो इस तरीके से. So तीन subunit वाला आपका है कि नहीं? तो इस एक्टिन से अटैच वाला एक सब यूनिट, ट्रोपोनिन से अटैच वाला एक सब यूनिट, इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं. सो हियर विल बी से सी सब यूनिट, हियर विल बी से आई दे दो, ये एक्टिन को अटैच रहेगा यहाँ पर, और ये इसको बोल दो टी. टी फॉर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन को अटैच. तो ट्रोपोमायोसिन को जो अटैच है वो टी है. आई इज अटैच टू से एक्टिन को अटैच रहेगा वो आई रहेगा, और सी रहेगा कैल्शियम को. तो अल्टीमेटली तीन सब यूनिट होते हैं. और जब कैल्शियम आएगा ये सी सब यूनिट को अटैच होने वाला है. करेक्ट? तो ये तो चलो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के नीचे जब एक्टिन फिलामेंट को देखेंगे तब मुझे ऐसा दिखेगा. अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग. तो हमने देखा कि दो हेलिकली रैप्ड चेन्स होती है. क्या होता है? दो हेलिकली रैप्ड चेन्स होती है कंटेनिंग टू रेगुलेटरी प्रोटीन. वन इज व्हाट? ट्रोपोनिन. वन इज troponin and another one is TIC ना. T for troponin, TIC ड्रॉ कर पाओ. TIC. Are you getting? और दूसरा कौन सा होता है रेगुलेटरी प्रोटीन? ट्रोपोमायोसिन. तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट. समझे? अब भैया यहाँ पर दूसरा आपका मायोसिन ना, यहाँ दूसरा आ गया आपका मायोसिन. यहां कौन आ गया था? मायोसिन आया था ना. तो चलो इसे और सिंप्लीफाई करना है. अब सिंगल लाइन के रूप में दिखाऊंगा इसी चीज को मैं. आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है. आप तो दिस इज योर एक्टिन है ना. दिस इज योर एक्टिन. दिस इज योर व्हाट? मायोसिन. हो गया आसान. चलो अब आपको सब पता है अंदर क्या है, तो उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो फॉर एग्जांपल यहां पर क्या रहेंगे? हेड रहेंगे इसके. दीज आर हेड्स ऑफ मायोसिनिक हेड बोलते हैं ना. मायोसिनिक हेड रहने वाले. बराबर है. जैसे कैल्शियम आएगा और ये कैल्शियम आके, जैसे कैल्शियम आएगा और ये कैल्शियम आके आपके किस सब यूनिट को ज्वाइन करेगा? सी सब यूनिट को. किसके? ट्रोपोनिन के. इस ट्रोपोनिन का कॉन्फ़िगरेशन यानी इस ट्रोपोनिन एक्टिव हो जाएगा और ट्रोपोमायोसिन को जिस साइट पे वो बाइंड है. एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? देखो आपका मायोसिन जब बाइंड होने वाला है एक्टिन से, अभी आगे आप देखोगे दिस मायोसिन इज गोइंग टू बाइंड टू एक्टिन. उस एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट होती है, क्या होती है? एक्टिव साइट. वेयर दिस मायोसिन इज गोइंग टू बाइंड. उस एक्टिव साइट को है ना बंद रखने का काम यानी कवर करने का काम आपका ट्रोपोमायोसिन. कौन करता है? ट्रोपोमायोसिन. जैसे ही ट्रोपोनिन को कैल्शियम अटैच होगा, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और इवन ट्रोपोमायोसिन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा. और अल्टीमेटली जो बाइंडिंग साइट रहेगी किसकी? फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन, जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकमिंग कैल्शियम विथ ट्रोपोनिन will expose that site which is usually covered by tropomyosin है ना for binding with myosinic head. तो जैसे यहां पर अभी
आपका जैसे ही कैल्शियम आया, यहाँ पे समझो ये साइट, दिस इज से एक्टिव साइट वेयर योर मायोसिनिक हेड इज गोना बाइंड, दे आर एक्सपोज्ड, सिंपली एक्सपोज हो गए। अब आपका ये मायोसिनिक हेड आराम से बाइंड हो सकता है, लेकिन ये होगा किन स्टेजेस में, यहाँ पर भी स्टेजेस होने वाले। तो देखो आपके मायोसिनिक हेड को एनर्जी चाहिए होती है टू बिकम कॉक अप। नाउ से दीज आर मायोसिनिक हेड व्हिच आर लाइक दिस एंड दे हैव टू बिकम कॉक अप। इस तरीके से उनको इरेक्ट होना है, एकदम से कॉक अप होना है, समझ रहे हो? तो कॉक अप नहीं होंगे, हुक की तरह नहीं बनेंगे, तो वो जाके अटैच नहीं हो पाएंगे। तो भैया ये एनर्जी इनके पास आती है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। अब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनके पास आया कहां से? हर सब यूनिट के पास अपना एक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहेगा, सबके पास रहेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनके पास आया कहां से? तो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ था, अब ये साइकिल है ना, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ था तब इनको एटीपी की जरूरत थी और वो एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ था, समझे? और एक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनके पास था, जिससे एनर्जी स्टोर हो जाती है इनमें, वो एनर्जी कॉकअप होने में यूज होती है। सो एनर्जी बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ दिस बॉन्ड, है ना, एटीपी में जो बॉन्ड था ना, उसके ब्रेकडाउन से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। दैट एनर्जी विच इज रिप्लेटेड रिलीज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड will be utilized for the cocking up of this myosinic head. So these myosinic which are initially like this will become like this, that is cock up हो जाएंगे, this is called cock up होना। अब cock up होने के बाद में इनमें से और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाएगा। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेज में? इनमें से और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाएगा। माने अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, समझो, थोड़ा सा नीचे ड्रॉप पड़ेगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? इनमें से और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाएगा, और जैसे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गया, ये हेड जाकर यहाँ अल्टरनेटली कौन है? मायोसिन है, सॉरी एक्टिन है। तो इस एक्टिन के एक्टिव पार्ट से, इस एक्टिन के एक्टिव पार्ट से अटैच हो जाएंगे। तो ये हेड जाकर अटैच हो गए इस एक्टिव पार्ट से, एक्टिव पार्ट, एक्टिव साइट, है ना, मायोसिनिक हेड जाके अटैच हो जाएंगे, बिकॉज नाउ दे हैव ओनली व्हाट? एडीपी बचा ना, बराबर, और क्या सिर्फ एडीपी बचा। अब इस एडीपी के हेल्प से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पहले से ही एनर्जी थी, ये प्रीवियस साइकिल से आया हुआ था, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जब वो एनर्जी का यूज हो गया कॉकअप होने में, फिर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाने वाला, समझे? तो उसके वजह से यहाँ पर अब सिर्फ एडीपी बचा। अब क्या होगा? अटैचमेंट, इसका अटैचमेंट, मायोसिनिक हेड का अटैचमेंट किसके साथ? एक्टिव साइट ऑन एक्टिन के साथ, जो एक्सपोज हो चुकी है बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, एक्सपोज साइट से अटैच हो गया। और अब विथ लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी निकल जाएगी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, है ना, और अल्टीमेटली क्या होगा? पावर स्ट्रोक। क्या होगा? पावर स्ट्रोक। इस एनर्जी के कारण अब यहाँ पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक का मतलब है ये दो एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के पास खींचे जाएंगे, यानी जो जी लाइंस थी, जो एक्टिन की सेंट्रल लाइन थी, अब वो जी लाइंस इधर शिफ्ट हो रही है ना, इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो बिकॉज यहाँ पावर स्ट्रोक आने का मतलब होता है, समझो ये नदी है, ये नाव है, मायोसिन इज नाव, और नाव में कुछ लोग बैठे हैं जो पतवार लेके बैठे हुए। पतवार समझता है ना, नाव को आगे ले जाने के लिए जो लगती है। तो अब हमें आगे जाना है, तो मुझे नदी के पानी को पीछे की तरफ धकेलना होता है। तो सेम वे में ये मायोसिनिक हेड क्या करेंगे? इसे इधर सेंटर की तरफ धकेलेंगे और खुद पीछे चले जाएंगे। इसे यानी एक्टिन को सेंटर की तरफ धकेल रहे हैं, तो जो ओरिजिनली जी लाइन यहाँ पर है, यहाँ इस स्टेज में, वो अब देखो इस स्टेज में यानी आगे पहुंचते पहुंचते वो जी लाइन कहाँ आ गई? सेंटर की तरफ। क्योंकि ये जो कौन? मायोसिन, उसके हेड जो थे उन्होंने एक्टिन फिलामेंट्स को क्लोजर पास में ला लिया, टुवर्ड सेंटर ला लिया, समझ रहे हो? तो दो जी लाइंस के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, ये एरिया जो था ये अब शॉर्टन हो गया ना, दिस इज एक्चुअल एरिया नाउ ना,
ओरिजिनली जो ये दो जी लाइंस है वो पास पास आ गई, सेंटर की तरफ आ गई। सो नाउ दिस इज व्हाट सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। दो जी लाइन के बीच के एरिया को क्या कहते थे हम? सार्कोमियर। सो सार्कोमियर इज यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक मसल फिलामेंट में जो यहाँ हो रहा है वही पूरे मसल फाइबर में हो रहा है, बराबर। इसका मतलब मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो क्या क्या हो रहा है? तो पहले कॉकअप हो रहा है, दूसरा अटैच हो रहा है, तीसरा पावर स्ट्रोक दे रहा है। कॉकिंग अप विथ प्रीवियसली स्टोर्ड एनर्जी, attachment by spending inorganic phosphate, and then one of the inorganic phosphate will again go, and that there will be what? Power stroke. That means two Z lines will be brought close to each other. And what will happen next? Next there will be another ATP will come, जो ADP और IP में ब्रेक हो जाएगा। Another ATP will come and attach to myosin ना, और जो ADP और IP में ब्रेक हो जाएगा, जिससे ये तो देखो पहले ये रिलीज हो गया, ये रिलीज हो जाएगा, एटीपी आएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और आईपी में ब्रेक होगा और उसमें स्टोर्ड एनर्जी रहेगी किसी मायोसिनिक हेड में, जो नेक्स्ट टाइम उसे वापस कॉकअप करने में मदद करेगी। तो प्रीवियस साइकिल से ही यानी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके मायोसिनिक हेड के पास आ रहे हैं प्रीवियस साइकिल से, समझे? तो आप सिंपली याद रखो कि भैया बाय स्पेंडिंग फॉस्फेट्स, बाय स्पेंडिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, whatever energy is getting utilized, that is for cocking up, that is for attachment, that is for power stroke, है ना, जिससे मसल फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नया एटीपी आएगा, फिर से रिलैक्सेशन होगा, उस एटीपी का फिर से ब्रेकडाउन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में होगा, अल्टीमेटली फिर से आपका मायोसिनिक हेड इज रेडी फॉर कॉकिंग अप, अगेन टू गेट अटैच, अगेन टू मेक पावर स्ट्रोक। दिस वे मसल कॉन्ट्रैक्शन विल कंटिन्यू। आर यू गेटिंग? तो उसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट। दो फिलामेंट एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं ना, मायोसिन इज स्लाइडिंग ओवर एक्टिन टू ब्रिंग द एक्टिन एट द सेंटर, दैट इज टुगेदर, पास लाने के लिए, या इसी को क्रॉस ब्रिज साइकिल्स भी कहते हैं। व्हाट इज क्रॉस ब्रिज साइकिल ऑफ मसल फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन? क्रॉस ब्रिज मतलब दो प्रोटीन लाइक मायोसिन एंड एक्टिन आर फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस ना। Every time whenever contraction is happening, two muscle protein, that is myosin and actin, are forming what? Cross bridges. So इसी को हम क्रॉस ब्रिज साइकिल भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली कैल्शियम के आने के कारण, है ना, कैल्शियम के आने के कारण अल्टीमेटली पहले सोडियम आया जिसने -40 पे लेके गया, फिर कैल्शियम चैनल खुले तो कैल्शियम आया था। कैल्शियम यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने के कारण है, डीपोलराइजेशन होने के कारण मसल फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट मैकेनिकल एक्टिविटी ना। सो ये हुई क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सो दिस कॉल्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल कपलिंग कहते हैं, समझ रहे हो? तो इस तरीके से मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब भैया मैंने ये चीज समझी कि पैथोलॉजी, सॉरी फिजियोलॉजी क्या है एग्जैक्टली, हाउ हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्शन पोटेंशियल समझता है आपको, इलेक्ट्रिकल इंपल्स समझती है आपको, आपको कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक समझ गया अभी। अभी ये हार्ट एज अ पंप काम कैसे करता है? हाउ डज दिस हार्ट वर्क्स एज अ पंप? तो इसे समझने के लिए मुझे कार्डियक साइकिल समझनी, मुझे क्या समझनी है? कार्डियक साइकिल। इसे समझने के लिए हार्ट एज अ पंप काम कैसे करता है, समझे? कैसे सिस्टोल, कैसे डायस्टोल, क्या चेंजेस आते हैं उस साइकिल में, ये मुझे समझना है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड पंप है। ये क्या है? प्रॉपरली एट्रिया आपके वेंट्रिकल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, वेंट्रिकल एट्रिया के साथ कर रहा है, और इसीलिए इस तरीके की एक्टिविटी होते रह रही है। एट्रिया एज अ प्राइमर, पहले ये होता है, इमीडिएटली उसी के साथ फिर ये होना शुरू हो जाता है। तो दिस वे एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, and this cardiac cycle of lub dub, which is audible on stethoscope ना, systole and diastole, lub dub valvular sound होता है एक्चुअली। तो जो आपको सुनाई देते हैं कार्डियक साइकिल, तो 0.8 सेकंड की होती है। कितने सेकंड की होती है? और सिर्फ एक 0.8 सेकंड में ही आपके हार्ट में ये साइकिल यानी ये फेजेस होने वाली है। तो ये फेजेस जो 0.8 सेकंड में होती है वो समझिए, वो जरूरी है। तो साइकिल बोले तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, मैंने ऐसे साइकिल, तो मुझे कहीं से तो शुरुआत, क्योंकि साइकिल जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, और अगर वो चीज मैं सिखा रहा हूं तो किसी एक पॉइंट से पकड़ना पड़ेगा, दैट में उसके पहले भी कुछ हुआ
शुरुआत तो कहीं एक पॉइंट से ही होगी ना साइकिल की, दैट डजंट मीन कि वो बिगिनिंग पॉइंट रहेगा। साइकिल में नथिंग इज बिगिनिंग पॉइंट ना, किसी भी साइकिल में बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता, तो ही तो एक पॉइंट शुरू करना पड़ेगा। तो चलो साइकिल की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओनली वन साइड ऑफ द हार्ट हियर, बिकॉज व्हाटएवर विल हैपन इन वन साइड, सेम थिंग विल हैपन ऑन अदर साइड। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस कार्डियक साइकिल ऑन वन साइड ओनली, इजीली समझ में आए इसलिए। शायद ही आपको 11th वगैरह में भी रहा हुआ है, एनसीईआरटी वाले हो तो आपसे काफी चीजें आपने सीखी हुई है। चलो, लेकिन जिस तरीके से वहां सीखा होता है थोड़ा अलग होता है। तो आपको अब यहाँ सीखना है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझने के हिसाब से पैथोलॉजी समझने। तो जब मैं कार्डियक साइकिल की शुरुआत कर रहा हूँ, समझो मैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ही ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? जो भी लेफ्ट होगा वही, वहां भी वेंट्रिकल है, वहां भी एट्रिया है, वहां भी वेल्व है, वहां पे भी आउर्टा है। इधर आउर्टा है तो इधर पल्मोनरी आर्टरी है, यही डिफरेंस रहेगा। चलो, तो वॉट एवर विल हैपन ऑन राइट साइड, तो से आई एम ड्रॉइंग लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑन, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। इसे थोड़ा और छोटा करते हैं क्योंकि साइकिल के लिए जगह बचनी चाहिए। तो से दिस इज व्हाट योर aorta, this is what your aortic valve, and this is what your mitral valve, because I am drawing only left side of the heart. I am drawing only left side of the heart. I am not drawing whole heart. Just to understand concept, because whatever will happen on left side, the same events will take place on right side. ठीक है? The only difference will be इधर mitral है, उधर tricuspid, इधर aortic है valve, उधर pulmonary, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल है, उधर राइट वेंट्रिकल, यही डिफरेंसेस रहेंगे ना। यहाँ ब्लड आएगा किससे आना है तो पल्मोनरी वेन से, वहां ब्लड आएगा इंफीरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा से, बराबर है। बस यही डिफरेंस रहने वाला, इसलिए मैं सिर्फ लेफ्ट साइड ड्रॉ करता हूँ। चलो, अब कार्डियक साइकिल की शुरुआत कहीं से करनी है, क्योंकि है तो साइकिल, इसी पॉइंट से शुरू करना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहली फेज एट्रियल सिस्टोल से। कहां से शुरुआत करता हूँ? एट्रियल सिस्टोल से इसकी शुरुआत करते हैं। When I say atrial systole, actually एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्चुअली एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना है ना, ये कब होगा? जब ऐसे नोड से इंपल्सेस आएगी। पता है ना, ऐसे नोड विल जनरेट इंपल्सेस व्हिच विल स्प्रेड ओवर एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, बराबर है। एंड इंपल्स आने के बाद एट्रिया एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है सिस्टोल में जाता है। तो जब इस सिस्टोल में जाएगा तो whatever blood will be present in it, whatever blood will be present in it, because this valve is open, this valve is open at this stage, so whatever blood is present in it, that blood will get into what? Ventricle. But you will be surprised to know actual atrial contraction of atria will only cause 20% addition of blood into ventricle. Not all the blood is added by atrial contraction. There is already 80% blood in ventricle, because हमने साइकिल की कहीं से तो शुरुआत की है, मतलब इसके पहले भी कुछ इवेंट हुए हैं जो कि अब आप कंप्लीट साइकिल पे ही समझोगे। सो यू विल गेट आंसर फॉर दिस कि भैया ये 80% खून आपके वेंट्रिकल में जमा पहले ही कैसे हो जाता है। लेकिन ये समझ लो कि 80% ब्लड ऑलरेडी देयर इज प्रेजेंट होता है। कहां पर? आपके वेंट्रिकल में। एन एक्चुअल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन विल ऐड ओनली 20% इन इट, मतलब ये 80% ऑलरेडी है और एक्चुअल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पर सिर्फ 20% ऐड हो रहा है। So 80% is already present and 20% is being added. Are you getting? अब ये समझोगे आप जब साइकिल कंप्लीट हो। तो चलो भैया, अब नेक्स्ट फेज के ऊपर जाते हैं। देखो, जब एट्रियल सिस्टोल हो जाता है, पूरा 100% ब्लड मेरे वेंट्रिकल में है, 80 पहले ही था, एट्रियल सिस्टोल में 20 डाल दिया, यानी 100% ब्लड मेरे वेंट्रिकल में। तो अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग जाते हैं। हम क्या करें? क्या होगा हार्ट में जब 100% ब्लड आ गया? अब ये वाल्व ओपन रहना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए? माइट्रल वाल्व बंद हो जाना चाहिए, ओके, बंद हो जाएगा। फिर इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो ये वाल्व हो गया बंद। कौन सा वाल्व? माइट्रल वाल्व ऑन लेफ्ट, ट्राइकस्पिड वाल्व ऑन राइट। और ये वाल्व ऑलरेडी आयोटिक वाल्व ऑन लेफ्ट एंड पल्मोनरी वाल्व ऑन right are already closed now. So now all the blood is in the ventricle, all the blood is in ventricle,
100% पूरा खून वेंट्रिकल के अंदर जमा है अभी, बराबर है जितना हो सकता है, बट बोथ द valves are closed, both the valves are closed, neither it can go toward aorta because aortic valve is closed, nor it can go back into atria because now mitral valve is also closed. So the muscle of the heart, that is ventricle की muscles under tension तो है because वो पूरी भरी हुई है, under tension तो है, तो fibers are trying to contract, they are in the tone उनकी बढ़ गई है, टेंशन उनमें बढ़ गया है, एक थैली में बहुत सी चीजें जमा है लेकिन वो थैली खाली नहीं हो सक रही है, तो उस थैली के वॉल के ऊपर टेंशन आ जाएगा, वैसे इसके वॉल पे टेंशन आ जाएगा कि नहीं, तो देयर विल बी मच टेंशन बिल्ट ऑन द हार्ट, but blood can neither go toward atria nor toward aorta. That means there will be no change in volume. No change in volume. Blood will be as it is, but it will be building tension only. If there is no change in volume, there will be no change in size of the cavity too. Because blood is building tension on the wall, but walls are not going to expand anymore. They are expanded a lot na? Because of collection. Now it is time to be emptied, but it is not possible to be emptied at once because AB valve close, AB valve close. So this is called as, because there is no change in volume or size of ventricle, but still there is contraction under muscle. Muscles are under contraction, under tension, but there is no change in size or shape of the ventricle. So this stage is called as isovolumetric बोलो, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. वॉल्यूमिक यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, आइसो यानी सेम रह रहा है, मेट्रिक यानी साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा. सो द स्टेज इज कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. नाउ से देयर इज मच टेंशन ऑलरेडी बिल्ट इनसाइड, बहुत ज्यादा टेंशन बिल्ट हो रहा है ना. नाउ व्हाट विल हैपन, से देयर आर प्रेशर चेंजेस इन योर कैविटीज टू, यानी आपके चेंबर्स में प्रेशर चेंजेस होते हैं. चलो समझते हैं इस प्रेशर चेंजेस को. तो जब मैं आयोटा आपका एट्रियम बोलता हूँ तो आपके एट्रियम में जो प्रेशर चेंजेस होते हैं 0 to 5 mm ऑफ Hg तक हो सकते हैं. कितने हो सकते हैं? 0 to 5 mm ऑफ Hg तक हो सकते हैं. 0 to 5 का मतलब है द मिनिमम प्रेशर इन एट्रिया कैन बी 0 एंड द मैक्सिमम प्रेशर कैन बी 5. So when all the blood came to the ventricle, your atria is emptied na. So what should be pressure in the atria now? 0. It has reached to 0 ना. When there was much blood in the atria, वो 5 पे था, all the blood जब था, और अब जब खाली हो गया तो 0 पे आ गया. आपका जो वेंट्रिकल होता है उसमें प्रेशर चेंजेस हो सकते हैं 5 से लेके 120, सॉरी हाँ 80 तक पकड़ी, 5 से लेके 80 तक, समझ रहे हो. और आपके आवर्टा में, आपका आवर्टा, आपके इस आवर्टा में प्रेशर चेंजेस 80 से लेके 120 तक हो सकते हैं. 80 से 120 होता है ना आपका ब्लड प्रेशर, 120/80 होता है कि नहीं. आवर्टा में प्रेशर मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 तक हो सकता है. तो ये प्रेशर चेंजेस है. तो जब पूरा ब्लड यहाँ आ गया था तब प्रेशर बढ़ते गया, यानी पहले 5 होगा शुरुआत में जब ये खाली था तब, और पूरा जब भर गया है तब कितना हो गया? 80 तक जा रहा है ना, बराबर. द टाइम इट स्टार्ट गोइंग टुवर्ड 80 और इट इज ट्राइंग टू एक्सीड द 80, इट इज एक्सीडिंग व्हाट? pressure in the minimum pressure in the aorta, no doubt. So when the pressure in the ventricle will increase and it will exceed that pressure in the aorta, which valve should open? Aortic valve. यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर कम, यही वाल्व ओपन होगा ना. यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर कम. जैसे ये 80 से थोड़ा भी एक्सीड कर गया, कहाँ पर? यहाँ वेंट्रिकल में 80 से थोड़ा भी एक्सीड कर गया तो इसके ऊपर तो यहाँ प्रेशर नहीं झेल सकता ना. हाईएस्ट प्रेशर जो कि बिल्ट हो सकता है वेंट्रिकल में, बट नाउ बिगिनिंग विल हैपन इन व्हाट? आवर्टा. आवर्टा में मिनिमम प्रेशर 80 है, तो भैया अब प्रेशर यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, यानी आवर्टा में कम है, तो ये आवर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा. द टाइम दिस आवर्टिक वाल्व इज ओपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग कि भैया यहाँ पर जितना खून था वो इतने प्रेशर में है, अब हाईएस्ट प्रेशर इन द वेंट्रिकल पे है. जैसे दरवाजा खुलेगा, आवर्टा में मिनिमम प्रेशर 80 है,
यहाँ इतना प्रेशर बिल्ट हो चुका है. व्हाट इज टेंडेंसी whenever there is very high pressure in some chamber and if you let that say lid open, कोई ढक्कन है वो खोल देते हो. जैसे सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, आप पार्टी करते हो तो शैंपेन की बोतल या बियर की बोतल्स होती है, उनमें बहुत प्रेशराइज्ड CO2 होता है. एक्चुअली प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड में वो लिक्विड जमा होता है. वो बियर हो वो या और शैंपेन हो, बहुत प्रेशराइज्ड होता है ना. तो क्या करते हो, जैसे खोलते हो वैसे पूरे प्रेशर के साथ ऊपर उठता है ना, फाउंटेन की तरह करते हो ना पार्टीज में, बॉटल्स देखी होगी. तो भैया वैसे ही यहाँ पर होने वाला है. पूरा प्रेशर जमा है और तुरंत ये वाल्व खुल गया. अब देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड. देयर विल बी व्हाट, रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड. सो आई ड्रॉ इट हियर. तो यहाँ पर क्या होगा, रैपिड इजेक्शन. ये वाल्व क्लोज्ड है, ये वाल्व ओपन हो गया. and now your ventricle is trying to push all the blood. Your ventricle is trying to push all the blood at once. उसकी तो कोशिश रहेगी ना कि जितने जल्दी हो सकूं मैं प्रेशर कम करूं मेरा. इतने हाई टेंशन में उसकी मसल आ चुकी है ना. तो एट वंस पूरा ब्लड फेंकने की कोशिश करेगा. Your aorta is distensible, no doubt. Elastic है, distensible है. It can accommodate much blood, no doubt. It can accommodate much blood. So वो कोशिश करेगा अकोमोडेट करने की और उस कोशिश में ये स्वेल्स अप होने लग जाएगा. आवर्टा क्या होगा, डिस्टेंड होने लग जाएगा ना. स्वेल्स अप यानी डिस्टेंड होने लग गया कि नहीं आवर्टा. आवर्टा डिस्टेंड होने लग गया बिकॉज व्हाट हैपनिंग, यहाँ का प्रेशर उधर जा रहा है. और अब आवर्टा में प्रेशर बढ़ने लगेगा ना. व्हाट इज मिनिमम प्रेशर इन आवर्टा, 80. Now it will go toward 120. Are you getting? By the time when pressure in the aorta is increasing from 80 to 120, this valve is already open. So say these two chambers like aorta and your ventricle, aorta and ventricle are behaving like one, because whatever pressure changes will happen here, है ना, same यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा. बराबर है. मतलब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर aorta में जो ब्लड जा रहा है और ventricle में जो ब्लड है, बराबर, ये क्या कोशिश करेगा, अपना प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा. और यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन तब ये वाल्व ओपन है ना. सो दे आर लाइक सिंगल चेंबर की तरह हो गए. वो एक ही चेंबर की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. अब ये आवर्टा से छोटी छोटी वेसल्स निकलती है ना, आवर्टा से अलग अलग वेसल्स निकलेगी कि नहीं. आर्टेरियल ट्री किससे बनती है, आवर्टा से. धीरे धीरे ब्लड आर्टेरियल ट्री में जाना शुरू होगा क्योंकि वो स्मॉलर डायमीटर की रहेगी ना. स्मॉलर डायमीटर की रहने के कारण, जैसे आप किसी मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालने के लिए जो फनेल का यूज होता है, फनेल में एक साथ आप बहुत सी मिट्टी का तेल डाल देते हो तो एकदम से जाता है क्या, नहीं. डालोगे तो नीचे गिर जाएगा ना, फिर धीरे धीरे जाएगा ना. तो आर्टेरीज का डायमीटर छोटा है, आवर्टा का डायमीटर बड़ा है. तो वॉट एवर इज कलेक्टेड इन आवर्टा विल स्लोली मूव ना, will not move at once. That's why his aorta is swelling up, because it will accommodate much blood and slowly will be giving to what, arterial tree. By that time aorta and your ventricle are behaving like one chamber because valve is open. And now say maximum pressure कितना है, 120. aorta में maximum 120. तो जब ये 120 पे पहुंच जाएगा, it cannot accommodate any more blood. It cannot accommodate any more blood. So pressure in aorta will exceed the pressure in ventricle, no doubt. And ये 120 पे पहुंचने के बाद फिर धीरे धीरे आर्टरीज को देते रहेगा. इसके आगे ये प्रेशर झेल नहीं पाएगा, तो ये अपना प्रेशर कम करने लग जाएगा धीरे धीरे. लेकिन एट द सेम टाइम प्रेशर इन aorta has exceeded that pressure in ventricle now. So that means ये valve जो था, जो ओपन था, ये अब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, because pressure in aorta has exceeded pressure in ventricle. ठीक है. ये आपका जो मैंने वेंट्रिकल बताया था ना, उसके प्रेशर चेंजेस 5 to 80, 80 to 120 तक जा सकते हैं. इसीलिए नॉट जस्ट 80, 80 to 120 जा सकते हैं. इसीलिए आवर्टा के साथ ये वन चेंबर की तरह काम कर रहा है. मतलब यहाँ 80 to 120 तक जब आवर्टा का प्रेशर बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम ये खुद का ब्लड तो उसे दे रहा है, बिकॉज मिनिमम प्रेशर इन आवर्टा has already been exceeded by that in ventricle ना. लेकिन at the same time पूरा एक झटके में प्रेशर रिलीज नहीं होगा, तो इट इज ट्राइंग. समझ रहे हो. तो ये 120 तक ये भी जा रहा है और 120 तक ये भी जाता है.
समझो इस चीज को, तभी ये एक चेंबर की तरह बिहेव कर सकते हैं। Whatever pressure changes are happening here, same pressure changes will be happening here. ये लेकिन 80 एक्सीड कर गया, मतलब इसके मिनिमम प्रेशर को एक्सीड कर गया ना, इसलिए वेल खुल गया था। और 80 के ऊपर के प्रेशर में, वेंट्रिकल में 80 के ऊपर के प्रेशर में गिविंग शुरू हो जाता है। That doesn't mean every time when you start giving all the pressure will be released ना, because this pressure is so much that it takes time to be released. समझे? सो वॉट एवर प्रेशर चेंजेस, ये इतने चेंजेस आउटा में होने तक यहाँ पर भी यही चेंजेस रहते हैं, इसीलिए कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ये 120 को, अब ये 120 के ऊपर जा ही नहीं सकता ना, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया और ये 120 इज लास्ट ना, तो आउटा का प्रेशर ज्यादा हो गया, वेंट्रिकल का कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब इसके ऊपर ये जा नहीं सकता, तब ये वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाल्व क्लोज होने वाला है, और जो भी प्रेशर अब आवर्टा में था वो कहा जाएगा आपके आर्टेरियल ट्री में, यानी आवर्टा वापस अपने 80 की तरफ आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो दिस स्टेज जब एट हाई टेंशन, योर वेंट्रिकल आर एट हाई टेंशन, हाई प्रेशर, दे आर ट्राइंग टू इजेक्ट, दे आर ट्राइंग टू व्हाट, forcefully give it forward all the blood at once. This stage is called as stage of rapid ejection. इसे कहते हैं rapid ejection की stage. Now, यहां तक समझ गया आपको। अब इसके बाद में क्या हुआ, आवर्टा का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर को थोड़ा एक्सीड जब कर जाता है, तब आवर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएगा, समझ रहे हो। और अब जब aortic valve क्लोज हो गया, now aortic valve is closed, this is already closed, this is means mitral valve is already closed, aortic valve भी अब क्लोज हो गया, और इसने मैक्स टू मैक्स ब्लड दे चुका है आपके आवर्टा को, और आवर्टा अब आगे देते जा रहा है जो भी देना है वो, बराबर है। तो अब इसका प्रेशर कम हुआ, वेंट्रिकल का रिलैक्स होने लगेगा, कि वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने लगेगा, रिलैक्स होने लगेगा, ये उतना ही रहेगा, रिलैक्स होने लगेगी मसल, बिकॉज इट हैज ट्राइड टू गिव एज मच एज पॉसिबल टू aorta. So that means now whatever is in the ventricle is not building the pressure na, it is under relaxation, the muscles are under relaxation. But as these two walls are closed now, there will be no change in volume or size of the ventricle. So ventricles are under relaxation, but there is no change in volume or size. So this is called as isovolumetric relaxation. क्या कहते हैं इसे, isovolumetric relaxation. What do you call it? Isovolumetric relaxation means there is no change in size as well as volume of the ventricle and still muscles are under relaxation. जैसे isovolumetric contraction में there was not change in size and volume, but muscles were under tension. That's why it was isovolumetric contraction. Here it is what, isovolumetric relaxation. That means pressures of aorta are going even below 80 के नीचे भी जाने लग जाएगा. It will move towards say 5, जो मिनिमम प्रेशर होता है उस तरफ जा रहा है ना प्रेशर. उल्टी साइकिल चल पड़ी ना अभी, शुरुआत में 5 से शुरू होकर 80 से 120 तक आया था ना, अब ये उल्टी साइकिल शुरू हो गई, यानी अब प्रेशर रिलीज हो रहा है 120 से 80, 80 से 5 की तरफ जाने लग गया, यानी अब टेंशन रिलीज हो रहा है मसल के ऊपर, समझ रहे हो. एंड द टाइम व्हेन इट विल टच टू से 5 और लो, 5 मिनिमम प्रेशर है ना, और उस टाइम पे क्या, ये आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गया ना. अब ये क्या हो गया, रिलैक्स होने लग गया, मसल रिलैक्स हो रही है. तो अब यहाँ देखो नेक्स्ट फेज में क्या होगा. ये क्लोज्ड है, कौन सा, आयोटिक वाल्व क्लोज है, माइट्रल वाल्व भी क्लोज था. अभी ये जो देखा आपने आइसोवोल्यूमेट्रिक में, अब यहाँ का प्रेशर समझो 5 को टच कर रहा है या थोड़ा 5 से नीचे जाने को देख रहा है, तो इतना वो नीचे जा सकता है क्या, नहीं. यहाँ प्रेशर 0 to 5 था ना, यहाँ रेंजेस क्या थी, 0 to 5. अब क्या हो रहा था, समझो इस चीज को. जब एट्रियल सिस्टोल हो गया था, जब एट्रिया खाली हो गया था, और जब वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये ऑल द टाइम your mitral valve was closed. In all the time your mitral valve was closed and your atria was receiving blood through what, pulmonary veins,
your atria was receiving blood through what? Pulmonary veins all the time. तो जो ब्लड एट्रिया रिसीव कर रहा था, जो ब्लड एट्रिया रिसीव कर रहा था इन सब फेजेस में, वो कहीं जा थोड़ी रहा था, वो तो जमा हो रहा था ना। मतलब के मेरे एट्रिया का प्रेशर यहाँ पर क्या हो रहा था, धीरे 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 बढ़ रहा था। जब वेंट्रिकल अपने काम में बिजी था, ब्लड देने में, आयोर्टा को जमा करके देने में, उस वक्त मेरा एट्रिया एक टैंक की तरह, एक टैंक, एक टंकी की तरह खून को जमा करने में लगा हुआ था। और उसने इतना जमा कर लिया था कि उसका प्रेशर 5 या उसके थोड़ा ऊपर पहुंच गया था। मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंच गया कौन? मैक्सिमम प्रेशर पे कौन पहुंच गया? एट्रिया। और मिनिमम प्रेशर पे कौन पहुंच गया? वेंट्रिकल। बिकॉज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन वेंट्रिकल मिनिमम 5 है, उससे थोड़ा कम, बल्कि यहाँ मैक्सिमम 5 है, उससे थोड़ा ज्यादा। अब ये वाल्व ओपन होना चाहिए कि क्लोज रहना चाहिए? ओपन। माइट्रल वाल्व, बिकॉज यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम, तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा। बराबर है? तो भैया अब ये जैसे वाल्व ओपन होगा, अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ये हमें मिटा देते हैं जो मैंने लिखा अभी, है ना, ये इसे मिटा देते हैं। जैसे ये वाल्व ओपन होगा, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्रेशर बिल्ट, समझ रहे हो, पूरा का पूरा ब्लड एक साथ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर मैक्सिमम है। यहाँ बिलो 5 समझ लो थोड़ा बहुत पहुंच गया, यहाँ अराउंड 5 पहुंच गया है, तो यहाँ प्रेशर तो मैक्सिमम आ गया ना। तो हियर इट इज मैक्सिमम 5 का प्रेशर, और यहाँ पे 5 के थोड़ा नीचे जाने दिख रहा है। तो ऐसे टाइम में ऑल द ब्लड विल ट्राई टू फ्लो, बिकॉज प्रेशर इज व्हाट? बिकॉज ऑफ ब्लड कलेक्टेड मीनवाइल, है ना। तो खुद का ब्लड का खुद का प्रेशर है ना, सो इसीलिए पूरा का पूरा ब्लड यहाँ आने की कोशिश करेगा जैसे। और वैल्व भी ओपन तो उसी ब्लड के प्रेशर के अंडर हुआ है ना, जो कलेक्ट हुआ था। तो पूरा का पूरा ब्लड यहाँ आने की कोशिश करेगा, और ये पूरा का पूरा ब्लड अगर यहाँ आने की कोशिश कर रहा है तो रैपिडली आएगा। बराबर है? वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्सेशन में ही है, कॉन्ट्रैक्ट हुए क्या? डायस्टोल रिलैक्सेशन में ही है ना। लेकिन ये ब्लड एक्टिवली आ रहा है क्या? एक्टिव का मतलब होता है एट्रियल सिस्टोल से आ रहा है क्या? एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से आ रहा है क्या? नहीं, ये पैसिवली आ, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड इटसेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ये ब्लड यहाँ खुद आ रहा है, और रैपिडली आ रहा है, क्योंकि जैसे वाल्व खुलेगा इट विल बी रैपिड एक्टिविटी ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ शुरुआत। तो दिस इज कॉल्ड एज रैपिड, दिस इज कॉल्ड एज रैपिड पैसिव ventricular filling. This is again what your relaxation phase of ventricle, when it is getting rapidly filled with the blood coming from atria, which is already collected there, and all the time when atria was behaving as a tank. Are you getting? Now what will happen again? Next stage. देखो ये valve खुला है, कौन सा valve खुला है आपका? ये valve खुला है, mitral valve, mitral on right, left, and tricuspid on right. बराबर है? Whatever is happening here, ये बंदी है, ये बंद है, मतलब कौन सा? aortic valve on left, pulmonary valve on right. यहाँ pulmonary vein से blood आ ही रहा है। अब समझो ये जितना रैपिडली आ सकता है उतना ब्लड यहाँ आ गया, रैपिडली आने वाला ब्लड है, जितना जमा था उतना आ गया, रैपिडली आ गया ना। अब जो वैल्व तो खुला है, कौन सा वैल्व? माइट्रल वैल्व। तो जो भी ब्लड अब पल्मोनरी वेन से आएगा, जो भी ब्लड अब पल्मोनरी वेन से आएगा, वो यहाँ जमा नहीं होगा, वो डायरेक्टली नीचे जाएगा, विदाउट गेटिंग कलेक्टेड इन एट्रिया, इट विल मूव टुवर्ड वेंट्रिकल, बिकॉज रास्ता तो खुला हुआ है ना, तो वेंट्रिकल तो फील हो ही रहा है। बट विल इट बी रैपिड एक्टिविटी और स्लो एक्टिविटी? स्लो, बिकॉज इट इज नॉट अंडर प्रेशर ना, just like because of collected blood, है ना। Slow, or is it passive or is it active? Passive, because there is no actual atrial contraction happening to fill the ventricle, na? So this is called as slow passive. This is called as slow passive ventricular filling. And ventricles are getting filled slowly and passively because of, now here the atria is working as conduct,
कंडक्ट या चैनल की तरह काम कर रहा है, पाइप की तरह, सीधा सिर्फ कंडक्ट करने में मदद कर रहा है। डायरेक्ट पल्मोनरी वेन से वेंट्रिकल में जाओ, मैं सिर्फ एक चैनल की तरह काम करूंगा, टैंक की तरह नहीं, मैं सिर्फ एक पाइप हूँ, कंडक्ट कर रहा हूँ, बराबर है, इतना ही मेरा काम है। तो यहाँ कंडक्ट कर रहा है, पाइप की तरह काम कर रहा है, नॉट एज अ टैंक ना। तो वेंट्रिकल तो भर रहा है, पैसिवली भर रहा है, लेकिन स्लोली भरेगा, नॉट रैपिडली। ये भी समझ में आया आपको? एंड नाउ बिकॉज यहाँ पे अब ब्लड जमा होते जा रहा है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ ही रहा था ना, और यहाँ प्रेशर मिनिमम यानी 0 पे पहुंच जाएगा। यहाँ प्रेशर बढ़ते बढ़ते 5 के ऊपर पहुंच गया ना, मिनिमम प्रेशर के ऊपर पहुंच गया, बराबर। इसका प्रेशर 0 पे, इसका 5 से आगे ही जाएगा, समझो 5 से आगे गया, 80 गया, जो भी है बढ़ते जा रहा है, तो ये वाल्व तो क्लोज होना ही होना है। जैसे ये 0 पे आएगा और ये 5 के ऊपर जाएगा, वैसे ही ये वाल्व क्लोज हो ही जाएगा, बराबर। और जैसे ये वाल्व क्लोज हुआ, अब देखो नेक्स्ट फेज में हम जा रहे हैं, जैसे ये वाल्व क्लोज्ड हुआ, कौन सा वाल्व, माइट्रल वाल्व, सॉरी नॉट क्लोजिंग नाउ, नेक्स्ट फेज में हम जा रहे हैं, क्लोज अभी नहीं हुआ, क्लोज इधर होता है, माय मिस्टेक। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर आना शुरू हो गया। प्रेशर कहाँ बिल्ट हो रहा है, आपके वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ रहा है, और जो भी ब्लड था जो डायरेक्टली पल्मोनरी वेन से इसमें जमा हो रहा था, बराबर है। इसके बाद बचा कुचा कुछ खून अगर इसमें है, बचा कुचा कुछ खून अगर इसमें है, जो कि पैसिवली जा होता है ना, जब आपकी पेस्ट खत्म हो जाती है तो क्या करते हो, दाबुन दाबुन करते है ना, या तेल खत्म हो जाता है तो क्या करते हो, जोर जोर से धक्का देके निकालते हो, पैसिवली आएगा क्या हो, एक्टिवली करो ना, कुछ करना पड़ेगा ना। तो सेम वे में अगर यहाँ पर देयर इज सम बचा हुआ ब्लड विच कैन नॉट कम पैसिवली नाउ, चिपका हुआ बोल दो, जो पैसिवली आ नहीं सकता, 80% तो ये भर गया, कितना भर गया, इन 2 फेजेस में, पैसिवली भी 80%, लेकिन पूरा का पूरा खून एक साथ आ नहीं पा रहा है, बिकॉज कुछ रिमेनिंग ब्लड वहां है। तो अब इसके लिए उस 20% के लिए एक्चुअल एट्रियल सिस्टोल होता है। एक्चुअली जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, टू फील 20% ओनली, जो मैंने शुरुआत में बताया था। तो एट्रियल सिस्टोल की नेक्स्ट फेज होगी, और बचा हुआ जो 20% है वो भी आपके वेंट्रिकल में जाएगा, बराबर है ना। आखिरी का बचा हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं। देखो भैया, सलमान खान की पिक्चर है, कौन थी, किक, क्या बोलता है वो, पूरी ताकत है, हनुमान जी, सारी ताकत थी दुनिया भर की, लेकिन उन्हें एक श्राप था, क्या श्राप था हनुमान जी को, पूरी ताकतें थी उनमें, क्या, जब तक तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का कोई क्या है याद ना, स्मरण ना, तुम्हारे चांगले शब्द है आयुर्वेदात, स्मरण ना हो जाए, बराबर, तब तक तुम्हें वो शक्तियां कुछ काम नहीं करेगी। तो सलमान खान में कहता कुछ तो किक चाहिए, क्या चाहिए, किक, मतलब वेंट्रिकल इज ओके विथ 80%, बट देयर इज नॉट दैट मच टेंशन विच कैन कॉज रैपिड इजेक्शन। उसमें इतना टेंशन भरना है तो 100% आना चाहिए। इफेक्टिव रैपिड इजेक्शन बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं कि रैपिड इजेक्शन नहीं हो सकता, बट इफेक्टिव रैपिड इजेक्शन, यानी थैली इतनी तो भर गई है कि भैया वो स्ट्रेच हो रही है, इतनी नहीं भरी कि उसमें इतना प्रेशर भर जाए कि जैसे मैं ढक्कन खोलूं सारी की सारी चीजें, यानी अगर मैं बियर की बोतल में प्रेशर इतना डालूं कि भैया वो ठीक है प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन पूरा थोड़ा भी बीच का आखिरी का भी नहीं डाला, तो भी दैट देयर विल बी नो इफेक्टिवनेस की बोतल खोल दो और पार्टी के लिए इतना बड़ा फव्वारा निकले, होगा क्या। सेम वे में यहाँ पे रैपिड इजेक्शन के लिए थैली पे पूरा इफेक्टिव प्रेशर आने के लिए आखिरी की बूंद, जिसे हम लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्ड यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, जो आखिर में आता है और लेकिन वो 4 चांद लगा के जाता है, वैसा ये 20% वाला काम है। बोले मैं 20 हूं, लेकिन मेरे बगैर ये वेंट्रिकल पावरफुली बाद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि भरेगा ही उतना नहीं, है ना। तो भैया ये 20% भी जरूरी है, इसलिए इसे एट्रियल, क्योंकि सलमान खान की मूवी थी ना, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, कौन बोलता है ये, वो जैकलिन बोलती है। इधर कौन बोल रहा है, वेंट्रिकल बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
तेरे बिना किसे बोल रहा है? एट्रिया को। किक मिलती नहीं, तो एट्रिया क्या दे रहा है? किक। तो दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल किक, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल किक। तो एट्रिया जब उसे किक देगा, यानी 20% बचा हुआ भी उसके अंदर आ जाएगा, तब मेरा वेंट्रिकल इफेक्टिवली आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, उसके मसल पे टेंशन बिल्ट हो पाएगा और फिर रैपिड इजेक्शन इफेक्टिव हो पाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि इतना सा दिल 250 ग्राम का स्टर्नम के पीछे बैठ के लेफ्टवर्ड टिल्ट होके आपके बालों से लेके, बाल बोले तो स्काल्प से लेके आपके नाखून तक खून दे रहा है, तो सोचो कितना सा, इतना सा कहाँ कहाँ तक काम कर ले रहा है। ये तो अच्छा है कि ग्रेविटी का भी मदद हो जाती है, वरना आपका स्काल्प इसके पास है लेकिन आपका नाखून इससे, पैर का नाखून इससे दूर है। ये तो ग्रेविटी भी मदद कर ही रही है ना आपको, इसलिए आप धरती पे ही सक्सेसफुली स्ट्राइव कर सकते हो। आप बाकी ग्रहों पे जाओगे तो आपके लिए वो बने नहीं है, वरना आपके दिल को वही पेट में आना पड़ेगा, चांद पे रहना है तो, या किसी और ग्रह में रहना है जहाँ ग्रेविटी शायद बहुत कम रहे, बराबर। तो आपके दिल को और नीचे उतरना पड़ेगा, फिर आपके ब्रेन के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, बराबर। तो ऐसे जो भी आपकी फिजियोलॉजी बनी है इस धरती के लिए बनी है। तो चलो भैया 20% खून आएगा, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, रैपिड इजेक्शन के लिए जरूरी है, बराबर। नाउ दीज आर फेजेस इन कार्डियक साइकिल, जहाँ कुछ फेजेस में सिस्टोल हो रहा है तो कुछ फेजेस में डायस्टोल हो रहा है। Are you getting? So what are the phases in cardiac cycle? Atrial systole, isovolumetric contraction, rapid ejection, बोलते जाओ, relaxation, passive ventricular filling, slow passive ventricular filling और atrial systole। इससे रिलेटेड सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स हम कल के लेक्चर में देखेंगे। हम देखेंगे क्योंकि आज कुछ बच्चों को जाना है, मुझे आते ही बताया, तो हम देखेंगे कल के लेक्चर में कि किस तरीके से व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसे कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम किसे कहते हैं, इजेक्शन फैक्टर क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी इससे आप सीखने वाले हो। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई एम एंडिंग लेक्चर।